आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुनते हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम। प्रतिदिन हम दोपहर 3 बजे हाजिर हो जाते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और हमारे साथ होता है एक नया रेडियो डॉक्टर जो आपको गाइड करता है, आपको बताता है किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। आपका रोल होता है, आप जुड़ते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतिदिन और अपने सवाल पूछते हैं हमारे रेडियो डॉक्टर से और समाधान भी पाते हैं, और इस तरह की बातचीत आप हम तक पहुंचाते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। तो बस आज भी हमारा ये एपिसोड शुरू हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आप शीघ्र हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत खास है। और खास इसलिए है क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के साथ आना जाना ऊपर नीचे सब चलता है, लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम ऊपर से नीचे तक कांप जाते हैं। कांपना नहीं है, यही तो हमारा उद्देश्य है। और मैं बात कर रही हूँ कैंसर की। जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनते ही हम थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कैंसर का कोई उपचार अभी तक नहीं निकला है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको भयभीत किसी भी बीमारी से नहीं होना है, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं, अगर हम जानते हैं कि उस बीमारी को कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ें, तो हम उससे पार पा सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। और आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर अतुल बत्रा, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल आपका आकाशवाणी के एफएम के स्टूडियो में। जी शुक्रिया। तो जैसे डॉक्टर साहब मैंने गलत तो नहीं बोला ना? हमें डरना नहीं होता है ना किसी बीमारी से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डरने का नहीं है। इसमें हमें जो देखना है कि इसमें क्या इलाज है। आजकल इतना इलाज है कि अगर जल्दी पहुंच जाए, समय पे सब जांचें हो जाए, समय पे इलाज हो जाए, तो इसमें लगभग काफी लोग ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो पॉजिटिव रहना है, और मुझे लगता है पॉजिटिविटी का भी रोल होता है ठीक होने में। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात की आपने कि इसमें जो इलाज किया जाता है, इलाज का एक पहलू है जो हम दवाइयां देते हैं, जो हम इलाज करते हैं, बट एक पहलू रहता है कि हम लोग कितने पॉजिटिव हैं अपने ट्रीटमेंट को लेके, और कितना हम लोग उसको आगे लड़ने की शक्ति रखते हैं। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमें लड़ने की शक्ति ज्यादा मिलती है। बिल्कुल। और इसके संबंधित और बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब समेट कर लेकर आए हैं। आपको सिर्फ प्रश्न करना है, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, जो भी आप शंका से आप ग्रसित हैं, या कोई भी जानकारी इस विषय पर चाहते हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा गाना सुनेंगे, म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो भारत में इसका क्या स्वरूप है, कितने लोग इससे पीड़ित हैं? तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो सालाना हम लोग लगभग 14 लाख के करीब नए कैंसर टोटल डायग्नोज होते हैं भारत में। और ब्रेस्ट कैंसर इसमें से सबसे कॉमन कैंसर है, जिसमें से 14 लाख में से करीब 2 लाख कैंसर केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। और हम देख रहे हैं कि साल भर साल ये बढ़ते जा रहे हैं। कुछ इसके कारण भी हैं कि पहले डायग्नोसिस कम हो पाते थे, पर निश्चित ही ऐसा कुछ है जो बदल रहा है, जिसके कारण से ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या बदल रहा है ये भी हम जरूर जानेंगे, और क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, और अगर बढ़ रहे हैं तो कहाँ हमसे चूक हो रही है। ये सब बातें हमें डॉक्टर साहब जरूर बताएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना है। आपको जुड़ना है, सीधे जुड़ जाइए हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से। तो हमारे एक अलर्ट श्रोता है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं अपना नाम। जी मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौली लोनी जिला। जी यामीन भाई, बताइए आज क्या प्रश्न करना है? सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि महिलाओं को स्तन में गांठें हो जाती हैं, क्या ये सब गांठें कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं? नहीं जानना। काफी अच्छा सवाल है ये। तो अगर हम देखेंगे, जो यंग एज में ज्यादातर गांठें होती हैं उसमें ज्यादातर कैंसर नहीं होता है। बहुत सारी गांठें होती हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, या फिर किसी और तरीके की गांठें हो सकती हैं। कैंसर यंग एज में कम गांठों में पाया जाता है। मोस्टली इसको हम बिनाइन डिजीज बोलते हैं कि बहुत तरह की बिनाइन डिजीजेस रहती हैं जो ब्रेस्ट में पाई जाती हैं। बट जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती है तो उसमें जो गांठ रहती है उसका कैंसर होने का खतरा
हो सकता है। तो उसमें यही रहता है कि जैसे कोई मरीज आते हैं तो उनकी जांचें की जाती हैं, ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं, मतलब कि 3 तरह की जांचें इसमें की जाती हैं। एक तो डॉक्टर द्वारा देखा जाता है कि वो गांठ कैसी है, कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, कितनी हार्ड है, ये हमें थोड़ा आइडिया देती है कि क्या ये गांठ कैंसर की हो सकती है। दूसरा फिर है कि इसमें मैमोग्राफी की जाती है या अल्ट्रासाउंड किया जाता है एज के हिसाब से, और फिर तीसरा अगर जरूरत पड़े तो बायोप्सी की जाती है। ये सारे से मिला के हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या है ये। तो जरूरी नहीं है कि हर गांठ जो है कैंसरियस हो, बिनाइन भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ज्यादातर गांठें आप देखेंगे यंग एज में वो बिनाइन रहता है। जी हमारे पास कुछ मैसेज भी आ गए हैं डॉक्टर साहब। लिखने वाली हैं ज्योति, विजयपुरा कर्नाटका से लिख रही हैं, आई एम 46 years old and I have 2 questions. What precautions and care I should take regarding breast cancer, and what are the symptoms of breast cancer and how to get tested for it? Thank you for FM Rainbow for bringing this amazing program to us. So thank you so much Jyoti ji for being with us during this program. तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं and hope you're listening. तो पहला सवाल है कि क्या प्रिकॉशन ली जाए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर हमने देखा है कि जैसे जैसे हम अपना जीने का तरीका बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं उसे अपनाते जा रहे हैं, खाने के रूप में, फिजिकल एक्टिविटी कम करने के रूप में, डेस्क जॉब बढ़ने के रूप में, प्रोसेस्ड फूड और एक्सरसाइज कम होना, ये सारी कहीं ना कहीं देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, काफी सारे कैंसर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड माने गए हैं, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर एक है। तो बचने का तरीका यही है कि आप अपना खाना देख के खाइए कि आप क्या खाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड कम से कम चीजें हों, जितना हो सके फल फ्रूट और सब्जियों का सेवन कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, वजन आपका जितना होना चाहिए आपकी उम्र और आपकी हाइट के अनुसार उसी रेंज में रहे, स्वस्थ रहें, और अपने शरीर के लिए आप एक कॉन्शियस रहें कि क्या आपको अपने शरीर में कुछ अबनॉर्मल महसूस हो रहा है, कोई गांठ महसूस हो रही है तो उसे जाके चेक कराएं। 40 से 45 की उम्र में अगर हम मैमोग्राफी शुरू करते हैं और हर साल या 2 साल में की जाती है तो उससे हम ब्रेस्ट कैंसर को एक अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। हमारा अभी बहुत ज्यादा ये नहीं किया जा रहा है, बट ये पाया गया है कि अगर मैमोग्राफी की जाए लगभग आपकी ही उम्र पे शुरू की जाए 40-45 के आसपास, और हर साल ना सही पर हर 2 साल में की जाए तो गांठें बहुत ही छोटी स्टेज में पाई जाती हैं, जिसे आप अभी फील भी नहीं कर सकते हैं। और इतनी छोटी गांठों का आउटकम लगभग 100% के आसपास ठीक होने के चांस रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम प्रिकॉशन कर सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि अगर कुछ गांठ है तो उसको कैसे टेस्टिंग किया जाएगा। तो ये हमने पिछले श्रोता को भी हमने जवाब दिया कि इसमें आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपको पहले चेक करेंगे कि ये गांठ कैसी है, क्या क्या सिम्टम है। गांठ के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी है जो आ सकते हैं, जैसे निपल में से डिस्चार्ज आना, स्किन में कोई अल्सर महसूस होना, कुछ ब्रेस्ट का शेप में चेंज होना, ये सारी चीजें अगर आप जाके टेस्ट कराएंगे तो इसके बाद अब मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाएगा। आपकी उम्र पे हम एक मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर उसमें देखते हैं कि ये गांठ कैसी दिख रही है, अगर ये लगता है कि ये सस्पिशियस है देखने में और मैमोग्राफी में, तो इसका एक बायोप्सी किया जाता है, जिससे हम एक निश्चित रूप से एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि क्या है ये। जी। और एक बार डायग्नोसिस बन गया डॉक्टर साहब, तो फिर क्या प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? एक बार जैसे हमारा डायग्नोसिस बन गया तो एक तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर नाम के लिए एक बीमारी है, बट ये बहुत तरह की बीमारियों का एक ही हमने कैटेगरी बना दिया है ब्रेस्ट कैंसर। इस पे कई सालों में बहुत रिसर्च हुआ है। तो इसमें देखा गया कि ब्रॉडली ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है जो वुमेन हार्मोन पे डिपेंडेंट होता है, जैसे हम ईस्ट्रोजन कॉमनली बोलते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। तो अगर उसके रिसेप्टर हैं तो इसे हार्मोन रिसेप्टर पे डिपेंडेंट ट्यूमर बोला जाता है। ये सबसे कॉमन टाइप का है। दूसरा आता है, एक और रिसेप्टर रहता है, मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट HER2 ये शब्द जानना जरूरी है। जो मरीज रहते हैं उनको मालूम रहता है कि उनका ये HER2 पॉजिटिव है ट्यूमर। और तीसरा रहता है जिसमें ये तीनों ही नेगेटिव होते हैं, हार्मोन के 2 रिसेप्टर और एक HER2, तो इसको ट्रिपल नेगेटिव बोला जाता है। तो ये तीनों कैंसर अलग अलग प्रकार से बिहेव करते हैं, इनका इलाज एकदम अलग प्रकार से होता है तीनों का। तो बायोप्सी इसीलिए की जाती है, एक तो हमारा डायग्नोसिस बन सके और हमें इनमें से किस प्रकार का ट्यूमर है हमें वो पता लग सके। ये होने के बाद ट्यूमर का स्टेज जानना भी जरूरी रहता है। स्टेज 1, 2, 3 या 4 होता है।
पहला स्टेज में बहुत ही छोटा सा ट्यूमर होता है, दूसरे में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तीसरे में बगल की गांठों में चला जाता है और चौथे में ये हड्डी में, लिवर में, लंग में या ब्रेन में फैल जाता है। तो अगर हम स्टेज 1 में देखें तो ये आउटकम 95% से भी ज्यादा मरीज पूरे ठीक हो सकते हैं अगर सही से इलाज किया जाए, और स्टेज 4 तक जाते जाते ये ठीक होने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमारा गोल यही रहना चाहिए कि हम जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस पूरा करना चाहिए, ये किस प्रकार का है ट्यूमर उसे जाने, और एक मल्टी स्पेशलिटी ट्यूमर डिस्कशन में इसका इलाज रहना चाहिए। जी, और जैसा आपने बताया कि अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे हर कैंसर में होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जब ये पता चल जाता है कौन सी स्टेज का है, तो किस तरह से अलग अलग मॉड्यूल्स आप तय करते हैं? जैसे हमने जो आमतौर पर सुना है कि कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है, सर्जरी होती है, तो ये किस तरह से इसको आप लोग डिसाइड करते हैं? ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, कैसा होता है? तो इसमें अगर हम देखें ब्रॉडली, ब्रेस्ट कैंसर में 3 तरह के उपचार हैं, जैसा कि आपने बताया। एक सर्जरी, एक कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, यानी कि जो भी दवा पूरे शरीर में जा रही है। जी जी। तीसरा हो गया रेडिएशन। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी कोई मरीज आता है उसका स्टेज और प्रकार देखा जाता है, फिर एक डिस्कशन पूरा ट्यूमर बोर्ड में होता है जिसमें ये तीनों स्पेशलिस्ट रहते हैं। अच्छा। एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कभी कभी हमें पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इन सबकी जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि क्या प्लान बनाया जाए इस मरीज के लिए। अच्छा, तो हर के लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहता है? जी बिल्कुल, ये हमें देखना रहता है कि क्या स्टेज है, कहाँ पर गांठ है, क्या इसमें पूरे ब्रेस्ट का निकालना जरूरी है, या फिर अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो उसमें केवल उतने ही ब्रेस्ट का ऑपरेशन किया जाए और बाकी ब्रेस्ट को रेडिएशन दी जाए। इसमें कीमो देना जरूरी है या नहीं है, क्या हमें कीमो पहले देना है या फिर पहले सर्जरी करना है, ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन है। तो इनको एक ब्रॉड तरीके से बताना कि ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा होना चाहिए, ये उचित नहीं है। अच्छा। इसमें एक मरीज आते हैं, मरीज का सारी जांचें की जाती हैं, सब स्पेशलिस्ट एक बोर्ड में बैठते हैं, उसमें ये सारा डिस्कशन होने के बाद मरीज का इलाज तय किया जाता है। जी जी। HER2 जो हमने बताया था कि ट्रिपल नेगेटिव और HER2 ट्यूमर्स हैं, इनमें लगभग मान के चलिए कि कीमोथेरेपी वगैरह पहले दिया जाता है, और जो छोटे ट्यूमर्स हैं और हार्मोन पॉजिटिव है उनमें पहले सर्जरी किया जाता है। बट ओवरऑल ट्रीटमेंट घूम फिर के लगभग तीनों मोडालिटीज को यूज किया जाता है। किसी किसी में कुछ मोडालिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे है उनके ट्यूमर के फीचर्स और क्या उम्र है, बहुत सारी चीजों को साथ रखते हुए। ट्रीटमेंट का डॉक्टर साहब जो टाइम है वो भी उसी पे ही डिपेंड करता होगा कि कितने दिन तक या कितने महीनों तक इस पेशेंट को ये कीमोथेरेपी दी जानी है, कितना समय लगेगा उसको पूरी तरह से ठीक होने में? जी बिल्कुल, अगर कीमोथेरेपी दी जाती है तो लगभग 4 से 6 महीने का कीमोथेरेपी रहता है, रेडियोथेरेपी में लगभग 1 महीना रहता है, सर्जरी और उसका रिकवरी होने में लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते मान के चल सकते हैं, सबका इंडिविजुअल होता है। तो ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं 6 महीने से 12 महीने तक इलाज चलता है अगर ये सीमित स्टेज पे है। और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसा सुना जाता है कीमोथेरेपी का, तो उसके बाद की केयर भी काफी आवश्यक हो जाती है। ये सारी बातें हम फिर करेंगे, पर हमारे साथ कुछ श्रोता हैं जुड़े हुए हैं जिन्होंने मैसेज हमको भेज दिया है, तो मैं ये ले लेती हूँ। मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि ब्रेस्ट में गांठ किस प्रकार की होती है जिससे कैंसर उत्पन्न होता है, और ये ज्यादातर किस उम्र में इसका खतरा ज्यादा होता है, इसकी पहचान कैसे करें? कुछ तो आपने कवर कर लिया है, अगर उम्र भी आपने बताया कि ज्यादातर है, तो लगभग सारी चीजें डॉक्टर साहब ने कवर कर ली हैं। नेहा ने हमें जयपुर से लिखकर भेजा है, गुड आफ्टरनून, आई हैव आर्म पिट लिम्फ लंप इन राइट साइड, व्हाट शुड आई वरी, प्लीज गाइड। आपको एक बार जाके एक डॉक्टर से मिलना चाहिए कि वो क्या है। आर्म पिट में गांठ के बहुत कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए, उसका ठीक से डायग्नोसिस किया जाना चाहिए, क्या क्या जांचों की जरूरत है, क्या सिम्टम्स हैं आपके और क्या नहीं, तो आपको जाके डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आप नेहा जी जरूर डॉक्टर से शीघ्र मिलें। और रमेश जी हमसे पूछ रहे हैं, बेंगलुरु से इन्होंने मैसेज किया है, डॉक्टर साहब, डज मेल्स कैन इवन हैव ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट आर द सिम्टम्स इन मेन फॉर इट? तो ये भी बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को लगता है सुनने वाले हमारे जानना चाहेंगे इस चीज को। जी बिल्कुल, ये भी बहुत
उचित सवाल है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर की जब भी बात करते हैं तो हमेशा महिलाओं की बात की गई है, और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 100 महिलाओं को जब एक ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके बदले एक मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जाती है डॉक्टर साहब, इसलिए अवेयरनेस नहीं है। जी, तो मैं चाहूंगी जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप पूरा बताएं कि मेल्स को भी हो सकती है, तो कौन से मेल्स ज्यादा प्रोन होते हैं और उनके फिर सिम्टम्स क्या कुछ डिफरेंट होते हैं? सिम्टम वाइज लगभग सेम ही रहता है कि ब्रेस्ट एरिया में गांठ लगता है, और ये जल्दी पता लग जाता है क्योंकि मेल फील कर सकते हैं वहां पे बहुत ही आराम से, छोटी गांठ का भी पता लग जाता है। बट ये देखा गया है कि जब मेल में एक ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है तो इसके जेनेटिक होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं फीमेल से। अच्छा। जैसे अगर हम बोलें कि फीमेल्स में ओवरऑल करीब 15% के आसपास, 15 से 20% के आसपास ये एक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर रहता है, कि यानी कि एक फैमिली में चल रहा है, जीन्स रहते हैं हमारे जो पूरा शरीर की कोडिंग करते हैं कि किस हिसाब से सारी चीजें चलनी हैं, उसमें कुछ जीन रहते हैं जिनको हम BRCA1, 2 के नाम से जानते हैं, ये सबसे कॉमन है, और भी बहुत सारे जीन्स रहते हैं। तो इनमें अगर एक चेंज हो जाता है तो उन मरीजों में या उस पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो ये पाया गया है कि मेल्स के अंदर BRCA2 और BRCA1 म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर उनमें पाया गया है। जनरली ये हार्मोन पॉजिटिव ज्यादा रहता है, करीब 90% में ये हार्मोन डिपेंडेंट पाया जाता है। ट्रीटमेंट लगभग सेम तरीके से किया जाता है कि वही सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया जाता है, और आउटकम्स भी अगर हम देखें तो वो स्टेज टू स्टेज के हिसाब से लगभग बराबर आउटकम्स देखे गए हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमसे ये प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब से देवेंद्र इंगती जी हमें लिख रहे हैं, उससे पहले एक फोन कॉल पर हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में, बताएं कौन बोल रही है? जी नमस्ते। तो पूछना ये है कि थायराइड भी एक डॉक्टर वो है, कैंसर में आता है क्या? जी, थायराइड की जो प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन हमारे पॉपुलेशन में है वो थायराइड की कमी के कारण होती है, कि जो एक थायराइड एक हार्मोन है जो शरीर के अंदर बनता है, वो बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं उसके मेटाबॉलिक। तो हाइपोथायराइड बहुत कॉमन है, यानी कि थायराइड कम मात्रा में बन रहा है तो उसको एक सप्लीमेंट किया जाता है एक दवा से। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। थायराइड में अलग से कैंसर बन सकते हैं बट वो कहीं कम कॉमन है इस प्रॉब्लम से। अच्छा, एक्चुअली मेरे को 25 ईयर से है ये थायराइड, और गांठे तो नहीं कहेंगे, फोड़े से हो रहे हैं आर्मपिट में, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, थायराइड प्रॉब्लम को ब्रेस्ट प्रॉब्लम के साथ काफी बार देखा गया है कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में ब्रेस्ट में कुछ कुछ गांठें बन सकती हैं, बट इसका कैंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं पाया गया है। अब आपके आर्मपिट में कैसी गांठें हैं, एक बार जाके आपको चेक कराना रहेगा कि ये कब से हैं, कैसी हैं, एक बार उसे देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की हैं, और उसके हिसाब से उसकी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो लेकिन थायराइड से एज सच आपको डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा 25 साल से चल ही रहा है, तो वो आप अपनी दवा कंटिन्यू कीजिए, पर ये आर्मपिट वाली चीज को एक बार आप अपने डॉक्टर से जाके दिखाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने कहा इवैल्यूएट करा लीजिए, और रेडियो डॉक्टर में आप जुड़ी उसके लिए धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, ये मैसेज मैं पढ़ रही थी, देवेंद्र इंगती जी ने हमें लिखा है, कार्बी एंगलोंग असम से ये मैसेज आया है। लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, कैंसर के लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो लगभग घूम फिर के वही चीजें हैं, पर मैं जरूर अनुरोध करूंगी सभी श्रोताओं को कि कार्यक्रम को अंत तक सुने, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, और हो सकता है आपके जो प्रश्न का जवाब है वो हम किसी और में दे चुके हों, लेकिन शॉर्ट में इनको बताना चाहें तो बता दीजिए कि लक्षणों को कैसे पहचाने। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और लक्षण, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है ब्रेस्ट में गांठ महसूस करना, लेकिन अब इसको आपको इस तरह से नहीं लेना है कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ कैंसर होगी, ठीक है। अगर गांठ महसूस हो रही है तो उसका जाके जांच पड़ताल कराना है, डॉक्टर को दिखाना है कि वो किस प्रकार की गांठ है, वो देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये क्या करना है उसके लिए। गांठ के अलावा बाकी जो सिम्टम रहते हैं, लक्षण रहते हैं, उसमें निपल डिस्चार्ज हो सकता है, स्किन के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट के अंदर देखने में सिमेट्रिकल कुछ नए चेंजेस जो पहले नहीं थे और अब दूसरी साइड दिख रहे हैं, तो वो हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो वो जाके चेक कराना चाहिए। आपने कहा डॉक्टर साहब सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन में ये
पूछना चाहूंगी आपसे कि किस उम्र में शुरू करना चाहिए, क्या मतलब क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, तो किसी भी उम्र में हो सकता है, तो कोई एक एज है जब सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, और दूसरा कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, क्या रोज देखना चाहिए कि मंथली, वो थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये हम करना क्यों चाहते हैं, हम कोई भी चीज है, जैसे अगर हम मैमोग्राफी की बात कर रहे थे कि हर साल या हर दूसरे साल की जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम, यानी कि स्क्रीन किया जाए। एक तो है कि बीमारी खुद से बता रही है कि आपको बीमारी है, गांठ महसूस हो रही है, और एक है कि हम कोई जांच पड़ताल करके बीमारी को पहले ही डिटेक्ट कर लें। तो उससे क्या फायदा है कि अगर जैसे मैमोग्राफी की जाए तो बहुत छोटी गांठ पकड़ में आ जाएगी, तो उसको हर साल या दूसरे साल किया जाए। इसी प्रकार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी एक तकनीक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि करीब 60% मरीज ये तीसरे या चौथे स्टेज में आते हैं ना, करीब अगर हम ओवरऑल मिला के देखें तो इनका आउटकम जो है स्टेज 1 और 2 से कम अच्छा रहता है। तो अगर हम इनको जल्दी डायग्नोज कर सकें तो हम इनका आउटकम भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के लिए कुछ स्टडीज की गई, कुछ जांचें की गई कि क्या खुद से चेक करने पे भी कोई फायदा होता है। तो बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन अब कितना किया जाए, कैसे किया जाए, किस उम्र पे किया जाए। तो मैमोग्राफी पे जैसे हमने बताया कि 40-45 साल की उम्र में शुरू किया जाता है, 70-75 साल तक ये कैरी ऑन किया जाता है। अच्छा। इसी प्रकार यही उम्र रहती है जिसमें कैंसर होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, लगभग 50 के आसपास हमारे यहाँ पर। तो यहीं पर ये शुरू किया जाए, महीने 2 महीने में जैसे ठीक से जब चेक करें खुद से कि कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है, या फिर अगर आपको बीच में भी महसूस हो रही है तो उसे भी इग्नोर नहीं करना है, वो भी जाके चेक करानी है। और इससे कम उम्र में या इससे ज्यादा उम्र में महसूस हो रही है तो भी जाके चेक कराना है। मतलब मेन बात आपके कहने की ये है कि अवेयर रहना है, और अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप दिखा ही लें, वो बेहतर रहेगा। हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं प्रकाश कुमार सीतामढ़ी बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रकाश जी, बताएं, प्रश्न करें। ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है और कैसे पता करें, मतलब कि किसी को फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, आप शायद फोन लगाने में बिजी होंगे, तो यही सारी बातें अभी बताई हैं विस्तार से। शालिनी मैम, मेरा दूसरा सवाल है। जी। एक स्वस्थ आदमी मतलब कैसे रहे, उसका दिनचर्या कैसा हो कि उन्हें कैंसर होने का खतरा ना के बराबर हो? जी, प्रिवेंशन पे बात करना चाहेंगे, है ना? हाँ। और तीसरा सवाल ये है कि नॉर्थ बिहार में 2015 में एक भूकंप के झटके आए थे, मतलब उसके बाद से लोगों को कैंसर होना ज्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। इसका क्या कारण है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। तो भूकंप से शुरू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ऐसा पाया तो नहीं गया है कि भूकंप के बाद से कुछ कैंसर से बढ़ता है, हालांकि कुछ रेडिएशन से देखा गया है कि जो एक्सरेज वगैरह है इन सब से कैंसर का बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सरे नहीं कराना है। बहुत हाई डोज में जब रेडिएशन यूज होता है तो वो भी एक कैंसर का कारण बन सकता है। जैसे कि जिनको नोबेल प्राइज मिला था मैडम क्यूरी को एक्सरेज के लिए, उनका खुद का जो हुआ था वो रेडिएशन से कैंसर डेवलप करके हुआ था। तो बहुत फ्रीक्वेंट अगर एक्सपोज होंगे, बहुत फ्रीक्वेंट एक्सपोजर है, ज्यादा एक्सपोजर है, या फिर कहीं कहीं पे रेडियो एक्टिव हमारी मिट्टी में पाया जाता है या कहीं पर है, तो उन एरियाज में देखा गया है। जैसे केरला में देखा गया है कि थायराइड कैंसर पाया गया है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस किया गया है जिसमें कैंसर निश्चित रूप से पाया गया है कि बढ़ता है, लेकिन भूकंप से ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला है। दूसरा डॉक्टर साहब प्रिवेंशन पे चाह रहे थे, आप कुछ बताएं कि लाइफस्टाइल कैसी हो, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल के ये सब भी अफेक्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या सही होना चाहिए, वो बताएं। जी बिल्कुल। तो प्रिवेंशन जानने के लिए हमारा जरूरी है जानना कि कारण क्या है ब्रेस्ट कैंसर का। तो जैसा हमने पहले चर्चा किया था, करीब 15 से 20% तो ये आपका फैमिली में चल रहा है, राइट। जेनेटिक म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं वो पाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोपोर्शन पाया गया है, कहीं 10%, 15%, 20%, तो लगभग इस रेंज में पाया जाता है। बाकी 80% में क्या कारण है, ज्यादातर में हमें कारण नहीं, हम एक कारण पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि ये फल नहीं खाने से या इसके नहीं खाने से होता है, या स्ट्रेस से या फिजिकल एक्टिविटी। बट एक ओवरऑल लाइफस्टाइल को अगर हमने देखा है कि जहां जहां पे हमने अपना फल फ्रूट कम किया, प्रोसेस्ड खाना ज्यादा किया, फिजिकल एक्टिविटी कम की, एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में जीना, इसमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बढ़ता है
अभी भी अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के ब्रेस्ट कैंसर कितना होता है, 1 लाख में पॉपुलेशन में हम बताते हैं कि कितने में होता है, तो ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये 100 से 120 फीमेल्स को होता है 1 लाख में से। 1 लाख में इंडिया में ये करीब 30 से 40 में पाया गया है। अच्छा। अब इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जो अर्बन एरियाज हैं, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे ये अधिक इंसिडेंस में पाया जाता है। यही हमारे विलेजेस में कम उसमें पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक मिश्रण है लाइफस्टाइल का, फास्ट फूड, एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, बिल्कुल ये सारा इकट्ठा एज अ पैकेज आता है। इसमें से एक चीज पे कहना कि क्या होगा, तो यही हमारा उत्तर दे देता है कि हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। आप अच्छा लाइफस्टाइल करें, स्ट्रेस जितना हो सके कम से कम रखें, आजकल काम के साथ है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए अपना फिजिकल एक्टिविटी, योगा, जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। खाने पीने का ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, खाने से पहले अपनी प्लेट में नजर डालिए कि इसमें कितना फल फ्रूट और कितना वेजिटेबल है जो आप खा रहे हैं। जी जी जी। हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। बिल्कुल स्वागत है, आप प्रश्न करें, अपना नाम बताएं। हाँ, रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये है कि अगर किसी को फर्स्ट स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो जाए और वो इलाज ना करे तो उसको कितना घातक सिद्ध हो सकता है। नंबर 2, कैंसर का इलाज जो है वो बहुत महंगा है। मेरी अपनी कजन है मीनू, उनका इलाज शुरू हुआ 17,000 का 17 इंजेक्शन लगने हैं, अब तो खैर 14-15 लग गए, 55,000 रुपए का एक इंजेक्शन है। तो एक आम आदमी उसका ट्रीटमेंट कैसे करवा सकता है, कृपया ये बताने का कष्ट करें। जी डॉक्टर साहब, आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं चट्टा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें दवाई के कॉस्ट पे हम बात कर रहे थे। HER2 पॉजिटिव जो है, इसमें कुछ टारगेट थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिसे हम ट्रास्टुजुमैब के नाम से जानते हैं, शायद आप उसी का ही चर्चा कर रहे होंगे। तो ये क्या है कि अभी ट्रास्टुजुमैब जो है आयुष्मान भारत में इंक्लूड किया गया है और ये आयुष्मान भारत से कवर किया जाता है। अदरवाइज इसका कॉस्ट जो है पहले करीब 50-55 हजार होता था, बट अब इंडियन कंपनीज के बनने के बाद करीब 8-10 हजार रुपए इंजेक्शन रहता है। आयुष्मान भारत में ये कवर किया जाता है और जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिया जाता है। बट ये एक निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे डिस्कस करने की, भारत में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड डिस्कशन है कि जो कैंसर केयर है वो महंगा होता जा रहा है, क्योंकि जितना जितना रिसर्च किया जा रहा है उतने ही हमारी नई दवाइयां आती जा रही हैं। कुछ इम्यूनोथेरेपी आ रही है, कुछ टारगेट थेरेपी आ रही है। तो जब ये दवाइयां नहीं आती हैं तो इनका कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है। तो इसे हम फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी के नाम से भी जानते हैं कि मरीज को दवाई से जो साइड इफेक्ट होते हैं तो वो एक टॉक्सिसिटी है, और दवाई के कारण जो खरीदने के कारण रहता है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। सब लोग नहीं ले पाते हैं कि क्या कॉस्ट है क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर अब देखा जा रहा है कि जैसे जैसे भारतीय कंपनियां इसको बनाती हैं तो उसका कॉस्ट उतना ही नीचे चला जाता है। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। इनका एक प्रश्न और था जो बहुत डिफरेंट कह सकती हूँ मैं, और कुछ अजीब ही है कि अगर हमें पता लग जाता है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और हम छोड़ देते हैं, अनट्रीटेड छोड़ देते हैं जैसे इन्होंने बोला, तो पहली बात तो ऐसा क्यों कोई करेगा। सेकेंडली, हो सकता है कि उनके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस ना हो या हॉस्पिटल के पहुंचने के ऑप्शंस ना हो या फाइनेंशियल बर्डन नहीं सहन कर सकते हैं, तो किस तरह से ट्यूटरेशन हो सकता है, ये इनका प्रश्न था। देखिए, अगर स्टेज 1 को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारा आउटकम जैसे हमने पहले बताया कि करीब 95 से 100% के बीच में रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाएगा, अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये कैंसर का एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है जो बॉडी में नहीं होना चाहिए। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता जाता है तो गांठ का साइज बढ़ता जाता है, पहली चीज। उसके बाद ये बाकी ऑर्गन्स में फैलना शुरू करता है, तो पहली से दूसरी से तीसरी से चौथी स्टेज में चला जाता है। अब चौथी स्टेज में जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये बोन्स में, लिवर में, लंग में या ब्रेन में चला गया है। अब चौथी स्टेज में इलाज तो है, लेकिन क्या हम इन्हें क्योर कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ट्रीटमेंट के साथ हमने देखा है कि इलाज बहुत सालों तक भी जाता है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो स्टेज 4 में भी 10-10 साल तक रहते हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है। और इसमें
दवाई का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि ये दवाइयां आपकी लगातार चलती ही रहेंगी कंट्रोल में रखने के लिए, और सिम्टम्स भी बढ़ जाते होंगे, परेशानियां बढ़ जाती होंगी। बिल्कुल। और कैंसर केवल एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं है, पूरा एक फैमिली चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल के लिए, सब चीजों के लिए। तो ये तो देखा जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है, बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि ये गांठ नातों के तंग कर रही होती है, ये कोई पेनफुल गांठ नहीं होती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो मरीज को लगता है कि चलो ये तो है तो कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, तंग नहीं करती है। फिर थोड़ा सा कभी लगता है एक शेम रहता है या फिर एक नेग्लेक्ट रहता है कि क्यों जाना है, दिखाने में थोड़ा शर्म रहती है। तो ये सारा हमारा सोसाइटल वाली चीजों को हमें देखना चाहिए कि इनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम जितना जल्दी हो सके लेके आएंगे उतना ही इलाज का खर्चा भी कम रहेगा, कितनी कम जांचें होंगी। हो सकता है बहुत लोगों को कीमोथेरेपी की आवश्यकता ना पड़े, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता ना पड़े, डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशन है। तो जितना जल्दी आएंगे उतना ही इलाज अच्छे से हो पाएगा। जी जी, बिल्कुल सही बात। और ये बात हमको हर बीमारी के लिए अपनानी है कि हम जितनी जल्दी हम पहचाने और जितनी जल्दी जाएं उतनी ही जल्दी उसका निवारण हो सकेगा। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पर। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर अतुल बत्रा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, न्यू दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये मैसेज हमारे पास आया है, लोकेंद्र सिंह सुंगारा जी ने लिखा है रायगढ़ मध्य प्रदेश से, कि सर क्या कीमोथेरेपी करने के बाद कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? मतलब कोई गारंटी है इसमें? ये जानना चाहिए। देखिए, लाइफ में गारंटी बहुत कम चीजों का रहता है, जब तक लाइफ है तब तक गारंटी नहीं है। तो कीमोथेरेपी का हमें पहले जानना होगा कि हम कीमोथेरेपी देते क्यों हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो छोटा सा था उसको ऑपरेट कर दिया, तो ये कॉमन सवाल रहता है कि हमें कीमोथेरेपी क्यों करना है। तो ये अर्ली स्टेज से ही देखा जाता है कि जितना भी छोटा ट्यूमर हो, कैंसर हो, कुछ सेल्स वो अपना ब्रेस्ट से निकल के बाहर हमारे रक्त से जाके कहीं ना कहीं जाके एक अपना कहीं ना कहीं छोटा घर ढूंढ लेते हैं। अच्छा। अब ये बहुत छोटा घर रहता है, तो ये कोई भी स्कैन पे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन पे नहीं दिख पाता है। कुछ सेल्स घूम रहे होते हैं। अब जो कुछ सालों के बाद जब बीमारी वापस आती है, तो ये वही सेल्स होते हैं जो वापस अपना बड़ा घर बनाते हैं, हड्डी में या लिवर में या लंग में, जहां पर भी बनाते हैं। तो हमें उसी छोटे घर को तोड़ना है कीमोथेरेपी से। इसीलिए कीमोथेरेपी दिया जाता है ऑपरेशन के बाद, कि ये जो कुछ कैंसर सेल्स बाहर जाके अपना एक निडस बना रहे हैं या कहीं पे घूम रहे हैं, तो इनको यहीं पे ही खत्म कर दिया जाए जब ये बहुत ही छोटी मात्रा में है। तो कीमोथेरेपी बीमारी के वापस आने की संभावना को कम करती है, लेकिन पूरी तरह से निकाल नहीं सकती है, क्योंकि ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हम जो दे रहे हैं क्या वो सही में उन कैंसर सेल्स को मार रहा है या नहीं मार रहा है। इसीलिए आजकल कीमोथेरेपी को सर्जरी के पहले कुछ स्पेसिफिक टाइप कैंसर में हम पहले देना शुरू करते हैं, ताकि हम शरीर में ही देख सकें कि वो कितना इफेक्टिव है। लेकिन जैसे जैसे कैंसर का साइज बढ़ता है, उतना ही मान के चलिए कि ये कैंसर सेल्स बाहर ज्यादा घूम रहे हैं, इतना ही कीमोथेरेपी का रोल जो है वो बढ़ता जाता है। कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या जो हार्मोन थेरेपी, हम जितना भी थेरेपी ऑपरेशन के बाद या पहले देते हैं, इसका मेन रीजन यही रहता है कि हम बाद की रिकरेंस को बचा सकें। चाहते ये हैं, कई बार होता है, कुछ बार नहीं होता है, बट सिग्निफिकेंटली कम करता है ये वापस आने के चांसेस को। जी, तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आ रहा था, वो आपने इसमें कवर करा है कि क्या एक बार जब ठीक हो जाए पेशेंट तो उसको दोबारा हो सकता है? तो चांसेस रहते हैं, पर उसको काफी कुछ कम किया जा सकता है, पर वही बात है कि पूरी तरह से 100% इसको नहीं किया जा सकता, तो दोबारा हो सकता है। जी, ये भी स्टेज वाइज रहता है कि स्टेज 1 है तो चांसेस बहुत कम है आने के वापस। अच्छा। स्टेज 2 है तो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, स्टेज 3 है तो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक बार तो पूरा ठीक हो जाते हैं मरीज। तो जितना अर्ली स्टेज है और जितना अच्छे से अपनी ट्रीटमेंट को पूरा किया जाता है, उतना ही चांसेस कम हो जाते हैं। जी, एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी, गौतम साहब। मेरा पूछना है कि जो निपिल में कड़ापन होता है, जो उसका एरियोला है, अग्रभाग है, उसमें अगर टाइटनेस हो तो क्या वो गंभीर बात है? देखिए, अगर वो शुरू से है तो ऐसा कोई गंभीर नहीं है, लेकिन अगर ये कोई नया चेंज देखा गया है,
बॉडी के अंदर हमें हमेशा देखना रहता है कि चेंज क्या हुआ है। एक कुछ तरीके से बहुत सारा वेरिएशन रहता है। हम इतने सारे लोग हैं, सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सबका बॉडी में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वो कुछ हो, लेकिन अगर ये कोई नया डेवलपमेंट है, नई चीज ऑब्जर्व किया है शरीर में, तो ये जाके चेक कराना चाहिए। ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और एक और हमारे पास प्रश्न आया है, लिखने वाले हैं, मैं ढूंढ रही थी कि ये प्रश्न हमें भेजा था। लिखने वाले हैं दिल्ली फायर सर्विस से देवदत्त परसूलिया जी, और ये नमस्कार कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, और रेनबो टीम को भी नमस्कार किया है इन्होंने। नाइस वॉइस बोथ ऑफ यू, सुपर प्रोग्राम, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। आप ये बताएं कि इनका इन्होंने कोट किया है कि इनकी चाची जी हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उनका ब्रेस्ट निकाल दिया गया है, तो क्या ऑपरेशन करके उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है? तो इस तरह की कोई नई एडवांसमेंट हो तो भी बताइए हमारे श्रोताओं को। जी नमस्कार। तो रिकंस्ट्रक्शन एक स्पेशलाइजेशन है ब्रेस्ट में, जो आजकल काफी ज्यादा मरीज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, बिकॉज वो एक बॉडी इमेज के साथ रिलेटेड रहता है। तो आजकल एक तो काफी मरीजों के अंदर ये पॉसिबल होता है कि पूरा ब्रेस्ट ना निकाल के केवल गांठ के आसपास का निकाला जाए, या फिर अगर पूरा ब्रेस्ट भी निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ तरीके रहते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो आप अपने डॉक्टर से, जिनसे आपका इलाज हुआ था, एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सर्जन से कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जितना शुरू में ही ये डिसीजन को हम साथ में लेके चलें और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का जो इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है उसी प्रकार से किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। बट ये संभव है। तो ये प्रश्न किया है हमें, लिखने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन प्रश्न काफी अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि क्या जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, और लेट मैरिजेस जो आजकल देखी जा रही हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है, तो क्या ये भी रीजन बनते हैं कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के? तो पहला देखें, अगर हम सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में कोई फर्क नहीं पाया गया है। अगला देखें लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, तो इन चीजों के साथ देखा गया है, अगेन जो हम पहले बोल रहे थे कि एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल में ये भी कहीं ना कहीं उसी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि शादी लेट होना, बच्चा लेट होना। तो ये देखा गया है कि बच्चा नहीं करने से और बच्चा लेट होने से थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो बाकी पॉपुलेशन में है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो कम होता है। तो कम से कम 6 महीने एडवाइस किया जाता है कि केवल ब्रेस्ट फीडिंग किया जाए, और उसके बाद 2-2.5 साल तक जितना हो सके ब्रेस्ट का फीडिंग किया जाना चाहिए। जी, ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है विजय कुमार जी ने दिल्ली से। थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं शामिल इसलिए करूं क्योंकि बहुत सारे श्रोता ये भी जानना जरूर चाह रहे होंगे कि हम ब्रेस्ट में गांठ की बात करते हैं और उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ऐसा आपने बताया। लेकिन इन्होंने लिखा है कि इनकी सिस्टर है, 41 ईयर्स की है, और इन्होंने लिखा है कि उसे पीछे गांठ हो जाती है, और पहले पैर में भी गांठ हो जाती है, कभी शरीर के दूसरे अंग में हो जाती है। उनको दिखाया भी है डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा है सब नॉर्मल है। इनका सवाल ये है कि क्या बॉडी पार्ट में गांठ होना नॉर्मल है, और क्या उनको कहीं और दिखाया जाए, क्या और एडवाइस की जरूरत है? देखिए, गांठें बहुत कारण से हो सकती है। गांठ केवल सिंपल एक इन्फेक्शन से हो सकती है, जो हमारी लिम्फ नोड जिसे हम बोलते हैं, गर्दन में गांठ होना, दांत में इन्फेक्शन है या कान में इन्फेक्शन है, उससे भी हमारी गांठें निकल आती हैं। या फिर एक बहुत कॉमन रहती है जिसे हम लाइपोमा बोलते हैं, फैट की गांठें शरीर में कुछ लोगों की होती हैं। तो कुछ गांठों का इलाज सिंपल तरीके से किया जा सकता है। कुछ गांठों में जैसे लाइपोमा है, इसमें कोई इलाज का अगर वो तंग नहीं कर रहा है तो जरूरत नहीं होती है। बट ये आपको खुद से डायग्नोसिस एक तो नहीं बनाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको लगता है कि वो गांठ बढ़ रही है, गांठ परेशान कर रही है, या फिर कुछ एरियाज में जहां पे गांठ परेशान ना भी कर रही हो, उसे इवैल्यूएट जरूर कराना है। जी 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 डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्स भी जुड़ी हुई हैं कैंसर के साथ, और ये मिथ्स जो होती हैं वो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं मिथ्स हैं, तो हमें लग रहा है कि सही नहीं है, पर आप अगर बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को अच्छे से समझ में आएगा। एक बहुत आम बात सुनी जाती है कैंसर से रिलेटेड, जो आपने कहा बायोप्सी की जाती है, तो लोग कहते हैं कि बायोप्सी मत कराओ। और एक बहुत आम धारणा है, मैंने भी कई बार सुना है कि बायोप्सी करने से आपने छेड़ दिया उसको, और छेड़ दिया तो वो और तेजी से फैलेगा। कहाँ तक सच्चाई है, ये बताइए इसमें। तो अगर ये देखें, ये काफी कॉमन इंटरप्रिटेशन है लोगों का। अभी मैं मिथ नहीं कहना चाह रहा था, इसलिए दूसरा शब्द खोज कर रहा था। तो
ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा नहीं देखा गया है, कुछ कैंसर ऐसे हैं, तो ये मतलब टोटल तरीके से हम कहना ठीक नहीं है, बट जैसे ओवरी में रहता है कि अगर वो अर्ली स्टेज में है तो उसमें डायरेक्ट बायोप्सी किए बिना ही डायरेक्ट इलाज किया जाता है, क्योंकि वो बाहर फैल सकता है पेट की कैविटी में। या फिर कई बार किडनी में अगर कोई गांठ रहती है तो हमें सीटी स्कैन से ही पता लग जाता है कि ये कैंसर हो सकता है, तो डायरेक्टली ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में ये बहुत 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 जरूरी है कि हम एक बायोप्सी करें, उसी से हमें पता लगेगा कि ये किस प्रकार का कैंसर है, क्या ये हार्मोन डिपेंडेंट या HER2 या ट्रिपल नेगेटिव है। मैं सब टाइप फिर से बता दे रहा हूं कि ये बहुत बहुत जरूरी है कि किस प्रकार का कैंसर है, क्योंकि अगर वो बहुत छोटा भी है, डायरेक्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तब भी अगर उसका इलाज बिना जाने किस प्रकार का है नहीं संभव है आज के दिन में। अगर सबसे ठीक से इलाज किया जाए कि आप बीमारी के वापस आने की संभावना कम से कम रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जाने ये किस प्रकार का है। इसलिए बायोप्सी बहुत ही अनिवार्य है कि की जाए जब लगता है हमें मैमोग्राम पे कि ये कैंसर हो सकता है। पहले FNAC किया जाता था, बट अभी एक बायोप्सी होना बहुत जरूरी है। जी। ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जैसे आपने बोला 1 साल लगभग, 1.5 साल लगभग, तो क्या उसके बाद की प्रिकॉशंस होती हैं और कितना फ्रीक्वेंसी में उसके बाद भी जाना पड़ता है एक पेशेंट को फॉर फर्दर दिस थिंग की वापस नहीं आ रहा है, कुछ होता है फॉलोअप जैसा? सर जी बिल्कुल, जैसा हमने चर्चा किया कि कैंसर के वापस आने की संभावना रहती है डिपेंडिंग ऑन स्टेज क्या है। तो पहले 2 साल तक हम हर 3-3 महीने पे बुलाते हैं मरीज को, देखते हैं। कोई ज्यादा टेस्ट का जरूरत नहीं होता है इसमें। अगर लगता है कि मरीज को कोई दिक्कत है तो ही कोई स्कैन वगैरह किया जाता है, वरना हर साल एक मैमोग्राफी किया जाता है, क्योंकि एक बार एक साइड हुआ है तो दूसरी साइड होने की संभावना थोड़ा बहुत रहती है। अच्छा। तो इसलिए एक मैमोग्राफी किया जाता है, हर 3-3 महीने में चेक किया जाता है, फिर कुछ समय बाद उसको 6-6 महीने कर दिया जाता है, फिर साल भर कर दिया जाता है, पर उसको एक लगातार फॉलोअप में रखा जाता है। और ये बहुत जरूरी है कि इस दौरान भी आप वही प्रिकॉशंस लें कि आपका डाइट अच्छा हो, आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा हो, आपका वेट गेन नहीं हो। ये सारी चीजों से भी बीमारी के वापस आने की संभावना बढ़ती है। जी जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं, उनको जानकारी भी पसंद आ रही है। एक श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं शिवराम सिंह बोल रहा हूँ नागलोई से। जी जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है, यदि ये चीजें हो ही ना तो ये इसके लिए कोई उपचार बताएं कि व्यक्ति सतर्क रहे तो ये चीजें आए ही नहीं। हाँ, प्रिवेंशन पे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी, पर जरूर ये प्रश्न हम, आप शायद थोड़ा देर से जुड़े होंगे शिवलाल जी। हाँ जी, तो हम चलते चलते इस बात को लेंगे कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और हमारे श्रोता हमें धन्यवाद दे रहे हैं डॉक्टर साहब की, बहुत अच्छी जानकारी लग रही है, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी कैंसर से संबंधित। हम सभी कैंसर उत्पन्न होने से पहले ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। शालिनी मित्तल जी को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है, साथ ही नमस्ते करके हमारे ये मैसेज भेजा है हमें प्रेमपाल जी ने दिल्ली से। मेरी दीदी हैं, उनको कीमोथेरेपी हो चुकी है और उनके खाने वाली नली में कैंसर था। आप डॉक्टर ने कहा कि उनको ऑपरेशन होगा, क्या ये ठीक है? ऑपरेशन होगा क्या उनका? प्रेमपाल जी पूछ रहे हैं। देखिए, हर मरीज का इलाज एक अलग तरीके से किया जाता है, देख के सारी जांचें। तो आपके डॉक्टर से आप मिलें, अगर उन्हें लगता है कि ये किया जाना चाहिए तो निश्चित ही, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैंसर का इलाज 3-4 मोडालिटी से किया जाता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी। किस स्टेज पे हैं, क्या कैंसर है, तो ये इंडिविजुअल डिसीजन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। एक और श्रोता फोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी बताएं। नमस्कार सर, जैसे ये FD PET CT वगैरह कराते हैं, इससे पता लग जाता है कि वो अलग चीज है कोई? ये देखिए, पेट स्कैन किया जाता है जानने के लिए कि अगर किसी का डायग्नोसिस हो गया है कि ब्रेस्ट कैंसर है या और कोई कैंसर है तो वो कहाँ कहाँ फैला है, वो जानने के लिए ये जांचें की जाती हैं। पेट स्कैन या फिर CT स्कैन, बोन स्कैन, ये इसलिए किए जाते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे सर ये करा लेते हैं ना पहले ही यूरोलॉजी वीरोलॉजी वाले की है। नहीं, देखिए, कोई भी जांच बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए खुद से नहीं करना चाहिए कि हम जाके चेक करा के आ जाएं, क्योंकि हर जांच के अंदर अपना कुछ रेडिएशन एक्सपोजर रहता है। और किस लिए रेडिएशन है सर, वो क्या कर रहे हैं, हर 3 महीने बाद करा दे रहे हैं, तो रेडिएशन तो हम पे आएगा ही आएगा।
जी, वो किस लिए करा रहे हैं, क्या बीमारी है, वो जाने बिना मेरा थोड़ा कमेंट करना मुश्किल रहेगा इस पे। तो अगर आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं और बता रहे हैं तो वो जरूर फॉलो करें, उसका कोई कारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए डॉक्टर साहब। हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और आपसे भी हमें ढेरों जानकारी मिली आज ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर अतुल बत्रा रहे हमारे साथ, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, चलते चलते बहुत शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे? दो ही चीजें कहना चाहेंगे। एक तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं हमारा पुराना रहने का तरीका, रहन सहन का, खान पान का बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। उसे पकड़ के रखिए। बहुत डिटेल में हमने पहले चर्चा किया है। अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस रहिए। आपको बॉडी में कुछ बदलाव लगते हैं, कुछ चेंजेस लगते हैं, उसे जाके डॉक्टर से दिखाइए, चेक कराइए और बाकी जितना है उसे खुश तरीके से जिए और मुस्कुराएं, मुस्कुराते बिल्कुल। और रेडियो डॉक्टर सुनते रहें क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है ढेरों जानकारियां। तो हम डॉक्टर अतुल बत्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, समय निकालकर वो यहाँ आए, इतने सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, रेडियो डॉक्टर्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को समेटते हैं। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।